नमस्कार साथियों, एक बार पुनः गौरव ज्ञान धारा की एक शाखा ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि अंतिम क्लास में हम पढ़ रहे थे देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव शब्द। उम्मीद है आपको तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशज से संबंधित कोई भी समस्या अब नहीं रही होगी। मित्रों, जैसा कि तत्सम और तद्भव, देशज, विदेशज शब्द पढ़ते हुए हमने जो बात की है, उसमें मैंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तत्सम और तद्भव के तमाम उदाहरण आप तक प्रस्तुत किए, संप्रेषित किए, और आशा है कि आपको वे उदाहरण जो है परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। देशज और विदेशज को सिर्फ मैंने अभी तक आपके सामने, वैसे मैंने आपको ये संपन्न घोषित कर दिया था अंतिम क्लास में इस बिंदु को, लेकिन देशज और विदेशज शब्द को लेकर मैंने जो बात की है उसमें सिर्फ परिभाषाएं और कुछ ही उदाहरणों से आपको पुष्ट किया था इस मैंने बिंदु को। मैं चाहता हूं कि कुछ विदेशज शब्द, देशज शब्द तो फिर भी मैंने आपके सामने कुछ रखे थे, लेकिन विदेशज शब्द जो है मैं चाहता हूं कि जो अलग अलग भाषाओं से, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों से जो हमारे देश में इस हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं, उन विदेशी शब्दों को मैं और एक वर्गीकरण के साथ, या कह सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से जो भी भाषाएं हैं उनके कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो परीक्षा उपयोगी रह सकते हैं, उन शब्दों को भी एक बार आज पुनः स्लाइड के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा ताकि वो आपके लिए उपयोगी रहे। तत्पश्चात हम चलते हैं, वैसे कि आज का हमारा जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं संधि और उसके भेद की। आज एक नए प्रकरण, कहते हैं कि व्याकरण का जो सबसे मुश्किल जो बिंदु कह सकते हैं अपन, संधि। वैसे इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन फिर भी जब भी कोई व्याकरण की दृष्टि से, हिंदी की व्याकरण की दृष्टि से अपन बात करते हैं तो संधि से लेकर बड़ा ही संदेह जो है वो लगा रहता है। तो आज हम इस प्रकरण को शुरू करने जा रहे हैं मित्रों। तत्पश्चात पहले मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि देशज और विदेशज को लेकर आज क्लास में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे, मैंने आपको बताओ तो जो मेरी इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें मैंने बात की थी सबसे पहले कि जिस भी भाषा को हम पढ़ते हैं, अगर उस भाषा को आप पुष्ट करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो उसके दौरान आपको व्याकरण पढ़नी होगी। और व्याकरण को 3 भागों में यहां पर जो है वो विभाजित करके रखा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो शब्द विचार तो हम कर ही रहे हैं और उसके बारे में हमने काफी बात की, लेकिन वर्ण विचार को लेकर मैंने अभी बात नहीं की थी। वैसा कि मैंने मेरी इंट्रोडक्शन क्लास में कहा था आपसे कि मैं जो है उस समय आपको वर्ण विचार पर भी जो है हमारे जो जितने भी वर्ण है, जो एक आदर्श हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण है उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा, एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज मैं चाहूंगा कि वैसे तो आपके वो पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, फिर भी हम वर्ण विचार में एक सामान्य रूप से उस पर अध्ययन करेंगे आज के ही इस बिंदु में, और फिर अपन संधि प्रकरण को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो लीजिए मित्रों, सर्वप्रथम अपन स्टार्ट करते हैं आज विदेशज शब्द के कुछ एग्जाम्पल्स जो भिन्न भाषाओं से हमारी इस हिंदी भाषा में सम्मिलित हो रखे हैं। सर्वप्रथम देखिए, अंग्रेजी भाषा। मैं बात कर रहा हूं अंग्रेजी भाषा, जो सदैव हमारी हिंदी, या कह सकते हैं कि हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उससे पहले मैं एक और बात कर दूं कि अंग्रेजी हमारे भारत में एक राजभाषा के रूप में भी प्रयुक्त होती है। राजभाषा से मीन्स ये होता है कि हमारे जितने भी सरकारी कार्य होंगे उसमें जिस तरह से हिंदी का प्रयोग होता है उस तरह जो है अंग्रेजी का भी समान रूप से प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी ने हम पर, हमारे समाज पर इस तरह से प्रभाव जमाया हुआ है शुरुआत से ही कि हम लोग कुछ हमारे स्टेट, या कह सकते हैं कुछ हमारे स्टेट क्षेत्र इस प्रकार के हैं जो हिंदी से भी अंग्रेजी को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो दोनों ही भाषा को समान रूप से दर्जा राजभाषा के रूप में हमारा संविधान ने जो है वो उनको ये दर्जा जो है वो प्राप्त करवाया है। आज अपन बात करेंगे अंग्रेजी भाषा से संबंधित कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारी भाषा में समाहित हो चुके हैं, जिसे हम आमतौर पर पढ़ते रहते हैं। ध्यान रहे कि ये शब्द जब भी आए आपको पता होना चाहिए कि ये अंग्रेजी भाषा के शब्द रहते हैं।
जो प्राय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अफसर, क्लास, क्लर्क, कॉपी, गार्ड, ट्रेलर। अब ये जो वर्ड है ये हमेशा ध्यान रखें कि अंग्रेजी के ही वर्ड है, और जब भी आपके सामने ये आते हैं आप इसे अंग्रेजी को लेकर जो है वो आपका उत्तर चयन करें। ट्रक, टैक्सी, पेन, पेपर, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शूट, स्वेटर, टिकट और आदि। इस तरह से ये वर्ड जो है अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द हैं और हमारी हिंदी में इस तरह से समाहित हो गए कि कई बार कुछ जनरल लोग, आम तौर लोग पर भी हिंदी भाषा का प्रयोग न करके इन शब्दों को ही जैसे हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था डॉक्टर। अब डॉक्टर वर्ड का प्रयोग जो है पढ़े लिखे भी करेंगे और अनपढ़ भी डॉक्टर को डॉक्टर ही कहेंगे, कोई चिकित्सक नहीं कहेगा। इस तरह से ये थे आपके अंग्रेजी भाषा से संबंधित शब्द। फिर अपन बात करते हैं फारसी शब्द। मैंने आपको ये चीज बताई हुई है कि हमारा जो ये हिंदी शब्द है ये खुद हिंदी शब्द भी फारसी का ही शब्द है। फिर अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी। अब ये वर्ड जो है वो फारसी भाषा से इस तरह से हमारी हिंदी में समाहित हो गए हैं जो हम आमतौर पर इन्हीं शब्दों का ही हमेशा प्रयोग करते रहे हैं। ध्यान रहे ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये महत्वपूर्ण शब्द है जो आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। आमदनी, खर्च, गुलाब, जानवर, जगह, जलेबी, तनख्वाह, दर्जी, बीमार, लगाम, शेर, सौदागर। इस तरह से ये वर्ड जो है वो फारसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं और फारसी भाषा से हमारी हिंदी में भी इस तरह से ये समाहित हो चुके हैं कि कई बार इनमें भेद कर पाना मुश्किल है। तो आप इन शब्दों का ध्यान रखें और बार बार इनको पढ़ने का प्रयास करें ताकि जब भी आपके एग्जाम में ये पूछे जाए प्रश्न आप इनमें भेद कर पाए कि ये हिंदी का नहीं जबकि फारसी का शब्द है। इसे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं अच्छे से। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। ये हो गए आपके अंग्रेजी और फारसी शब्द। अब बात करते हैं अरबी भाषा के शब्द। ये जो भाषा है अरबी, ये भाषा भी हमारी हिंदी के साथ में कार्य करने वाली भाषा है अपने आप में, और इसके भी ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में समाहित हो रखे हैं। हम आइए कुछ ऐसे शब्दों को यहां पर देखते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे अक्ल, अदालत, इंतजार, इनाम, इलाज, कमल, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, जिला, तहसील। ये ध्यान रखें जिला है, तहसील है, ये शब्द जो है अरबी भाषा के शब्द हैं, जबकि हम हिंदी में हमेशा इसको हिंदी ही माना है हमने कि जिला, तहसील ये शब्द जो है आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट तो हिंदी में कहेंगे और सीधा जिला कहेंगे, जबकि जिला हिंदी शब्द नहीं, ये अरबी से आया हुआ वर्ड है। ठीक है। उसके बाद में नशा, तारीख, नेताजी, दिनांक कोई नहीं कहता आज तारीख क्या है, ये कहेगा, ठीक है ना, तारीख वर्ड अरबी है। नतीजा, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हिम्मत, दुनिया, तमाशा, दौलत। अब यहां पर प्रिय विद्यार्थियों आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये ऐसे वर्ड है जो हम आमतौर पर इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं और हमने कभी भी ये अनुमान नहीं लगाया होगा। जो पहली बार जो है हिंदी व्याकरण का यहाँ पर पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं या इस बिंदु को इतनी डीपली पढ़ने का, इतनी गहराइयों के साथ पढ़ रहे हैं, वो कह रहे होंगे कि ये वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा हम आमतौर पर इसका प्रयोग करते हैं हमारी भाषा में, लेकिन ये शब्द हिंदी के न होकर ये शब्द जो है वो अरबी भाषा से निकले हुए शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में समाहित हो रखे हैं। इन शब्दों का ध्यान रखें, ये सामान्य तौर पर प्रयोग करने वाले शब्द हैं और हमेशा यूं ही ये प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आप हड़बड़ाहट में इसका आंसर या तो नहीं दे पाते
इसको लीव कर देते हैं, या फिर घड़बड़ाहट में आप गलत उत्तर भी इसका दे सकते हैं कि ये हिंदी का ही शब्द होगा। उसमें आपके लिए हिंदी शब्द, हिंदी ऑप्शन भी दे रखा होगा। तो ध्यान रखें, ऐसे वर्डों को हमेशा चिन्हित करें, और चिन्हित करते हुए हमेशा ध्यान रखें कि ये अरबी भाषा का शब्द है। फिर नेक्स्ट है पुर्तगाली। आपको पता हो तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, जो एक पुर्तगाली था। तो पुर्तगाली भाषा का भी प्रयोग, हम जब ये गोवा साइड में जाते हैं तो गोवा में हम देखेंगे कि जो पुर्तगाली हैं, उन पुर्तगालियों का प्रभाव बहुत अधिक रहा था इस साइड में, क्योंकि वहां से उनका जो है वो प्रवेश हुआ था। तो पुर्तगाली भाषा के भी कुछ शब्द हैं जो हमारे भाषा में इस तरह से समाहित हो चुके हैं कि हम इसमें विभेद करना हमारे लिए मुश्किल बन जाता। तो देखिए, अचार, अगस्त, आलू, कमीज, अचार है। अब अचार हम सामान्य तौर पर इस शब्द का प्रयोग करते हैं। अगस्त महीना, आलू, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, चाबी, पपीता, पतलून, संतरा, साबुन आदि। अब ये इस तरह के शब्द हैं जो हमारी आम भाषा में इसका प्रयोग होता है, और हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये शब्द जो है हमारी हिंदी के न होकर पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं जो हमारी हिंदी में सम्मिलित हो रखे हैं। आप जब भी आपको अगर विदेशी शब्द में इन शब्दों का प्रयोग दिखे तो इसे पुर्तगाली के ऑप्शन पर क्लिक कर अपना आंसर राइट करें। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और प्रयास करें कि इसको लिखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रखें और बार बार इसे पढ़ने का प्रयास करें। तो मित्रों, इसी के साथ और हम आगे बात करते हैं तुर्की भाषा के शब्द। अब देखिए, तुर्की, तुर्की भाषा का शब्द, जैसे मैंने आपको बताया था कि उर्दू शब्द, मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा से निकला हुआ शब्द, और जो ये उर्दू वर्ड है ये तुर्की भाषा का शब्द। ध्यान रखना, ये बहुत अधिक बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जो भाषा से संबंधित है, हिंदी और उर्दू। उर्दू शब्द किस भाषा का है और हिंदी शब्द किस भाषा का है। तो हिंदी शब्द तो फारसी भाषा का शब्द है और उर्दू शब्द जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। अब अपन बात कर रहे हैं कुछ तुर्की भाषा से लिए गए शब्दों की, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण आपके रहेंगे। जिसमें देखो, आका, हुजूर से अपन कहते हैं, उर्दू, कैची, चाक, चेचक, ये चेचक जो बीमारी है, डिजीज है ये, चम्मच, बावर्ची, बेगम, बहादुर, मुगल आदि। देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड है मुगल, ये एग्जाम में पूछा गया है बहुत ही बार। मुगल ये जो है तुर्की शब्द है, इस शब्द का भी ध्यान रखें। बहादुर है जो हिंदी में हम आमतौर से इसका प्रयोग करते हैं। उर्दू कैची, चाक, चेचक, डिजेज, चम्मच, स्पून का हम स्पून के रूप में चम्मच शब्द का भी प्रयोग बहुत अधिक रहता है, तो ध्यान रहे ये तुर्की भाषा का शब्द है। बावर्ची है। तो इस तरह से ये जो वर्ड है वो कि आपके लिए परीक्षा उपयोगी रहेंगे। इनको बार बार पढ़ने का प्रयास करें, अभ्यास पुस्तिका में बार बार पढ़े। बट जितनी बार, देखो एग्जाम में क्या होता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सिर्फ एक ही इसका है कि एक तो लिखे और बार बार रीडिंग करें, बार बार। जितनी बार आपका रिवाइज होगा उतनी बार आपकी तैयारी जो है, प्रिपरेशन जो है, आपका बिंदु जो है वो इतना ही मजबूत होता जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है कि आप खूब पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, लेकिन कहते हैं कि विद्वान कहते हैं कि अधिक पुस्तक पढ़ना इतना उपयोगी नहीं रहेगा जितना सिर्फ एक पुस्तक को बार बार रिवाइज करना, वो आपके लिए बहुत ही मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए कहते हैं कि पढ़ना है तो एक पुस्तक को इतनी बार पढ़ लो जो आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद होगी। अधिक पुस्तकों से पढ़ना अच्छा है, एक पुस्तक को भली भांति पढ़ना। तो हम बात कर रहे हैं बार बार पढ़ने की। ये शब्द वही है जो बार बार पढ़ने पर ही आपके मस्तिष्क में जो है वो क्लियर हो सकते हैं, सुस्पष्ट हो सकते हैं। फिर बात करते हैं फ्रेंच भाषा की। ये वो वर्ड है जो ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंच है, पुर्तगाली शब्द है, अंग्रेजी है, अरबी है, तुर्की है, ये शब्द आपसे अधिक पूछे जाएंगे। अंग्रेज, अब देखिए ये अंग्रेज जो वर्ड है
ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेज शब्द जो है वो ध्यान रखें, फ्रेंच भाषा का है। किसका है? फ्रेंच भाषा का। कारतूस, कूपन, अब कूपन वर्ड हमेशा उपयोग होगा, बहुत अधिक बार इसका प्रयोग करते हैं, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। मार्शल, मार्शल लॉ लगता है, पता है आपको, अपन हमेशा पॉलिटिकल साइंस में इस वर्ड का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये वर्ड जो है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो भिन्न भाषाओं से जो निकले हुए शब्द हैं और हमारी हिंदी में समाहित है, ये वो शब्द हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमेशा पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। आशा है आप इन्हें बार बार पढ़ेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर इसको बार बार रीडिंग करते हुए अपने जहन में इसको मजबूती से जो है वो जगह देंगे। अब मित्रों, जैसा कि हम बात करने जा रहे हैं कि यहां पर मैंने देश, देशज, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द को यहाँ पे कंप्लीट करता हूं। इसी के साथ आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जो आपका बिंदु है पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, जो हमारा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसका ये बिंदु यहां पर संपन्न होता है। और हम आगे पढ़ने जा रहे हैं एक बिंदु जिस पर मैंने आपको बात की थी कि मेरी इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था कि जब भी किसी भाषा की आप मजबूती चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको वर्ण विचार करना चाहिए। तो वर्ण विचार को लेकर एक बात, मेरा ये टॉपिक रह गया, तो आज कुछ मुझे जगह मिली, इस जगह मैं इस बात पर विचार करना चाहूंगा कि अपन वर्ण के बारे में विचार करते हैं। बहुत ही कम समय में इसको सुलझा देते हैं और फिर अपना स्टार्ट करते हैं संधि। देखिए मित्रों, वर्ण विचार, हालांकि ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार वर्ण के बारे में आपका विचार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ण विचार में अब केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो मानक हिंदी वर्णमाला है उसमें 53 वर्ण घोषित कर दिए हैं। कितने? 53। पहले हम 52 जो है वो वर्ण बताते थे आपको कि जो हमारे हिंदी मानक वर्णमाला, जो हमारी आदर्श हिंदी मानक वर्णमाला जो बनती है उसमें 52 वर्ण होंगे, 52 वर्ग पूरे रहेंगे। लेकिन अब केंद्रीय हिंदी निदेशालय समिति ने एक शब्द ऐसा है, एक ऐसा विशिष्ट व्यंजन जिसे अपन कहेंगे विशिष्ट व्यंजन, उसको सम्मिलित करके अब 52 की जगह 53 जो है वो वर्ण हमारी मानक हिंदी वर्णमाला में सम्मिलित हो चुके हैं। तो आइए आज उस विशिष्ट व्यंजन के साथ 53 जो मानक हिंदी वर्णमाला है उसका अपन अध्ययन करते हैं कि किस तरह से ये 53 जो है वो वर्ण हमारी वर्णमाला में समाहित हैं, सम्मिलित हैं। लीजिए, जैसा कि मैं बात कर रहा था आपसे कि वर्ण विचार कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे स्वर की। स्वर की बात कर रहे हैं तो स्वर हमारे टोटल 11 है, जिसमें अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ऋषि ए, ऋषि वाला री ए, आई, ओ, औ। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये आपके 11 स्वर यहां पर कंप्लीट होते हैं। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं व्यंजन की। तो व्यंजन में सबसे पहले बात करेंगे अपन स्पर्श व्यंजन की। किसकी बात करेंगे? स्पर्श व्यंजन। अब टोटल स्पर्श व्यंजन बनते हैं 25, ध्यान रखें 25 स्पर्श व्यंजन बनते हैं यहां पर। इसमें अपन बात करेंगे क, च, क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प। क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये रहेगा। इसमें फिर क, ख, ग, घ और अंग, फिर च, छ, ज, झ और अन, फिर ट,
ठ, ड, ढ और न। त, थ, द, ध और न। फिर प, फ, ब, भ और म। इस तरह से ये क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग। ध्यान रहे प्रत्येक वर्ग में पांच वर्ण रहते हैं और ये पूरे 5 वर्ग है, अर्थात 5 और 5, 5 × 5 बराबर 25। इस तरह से ये 25 स्पर्श व्यंजन जो है हमारी मानक हिंदी वर्णमाला में समाहित हैं। ध्यान रहे मानक हिंदी वर्णमाला, मानक हिंदी वर्णमाला। हमने स्वर की बात की, स्पर्श व्यंजन की बात की, 11 आपके स्वर हो गए और स्पर्श व्यंजन जो है यहां पर 25 क्लियर होते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे स, स, स और ह। ये टोटल 4 ऊष्म व्यंजन यहां पर रहते हैं। फिर बात करते हैं य, र, ल, व। ये है आपके टोटल 4 अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। फिर अपन बात करते हैं श, त्र, ज्ञ और श। ये 4 संयुक्ताक्षर है। अब ये संयुक्ताक्षर है तो कौन कौन सा शब्द किस किस से बना है, ये जो संयुक्ताक्षर है इसको भी अपन देखेंगे कि ये जो छ है क्षत्रिय वाला, यह क और स से बना है। फिर जो त्र है वो त और र से बना है। फिर जो ज्ञ है वो ज और अंग से बना है। फिर बचा श्र, जो ये श है वो श और र से बना है। ध्यान रहे मैंने जिस टाइप से आपको लिखा है वही आप हमेशा प्रयोग करें, ये बिल्कुल सही और सटीक तरीका है हिंदी वर्णमाला मानक वर्णमाला को बताने का। फिर बात करते हैं, ये देखो 4 व्यंजन हो गए। उसके बाद आपका है आता आपका अनुस्वार, अनुस्वार और एक आएगा विसर्ग। इस तरह से ये बनते हैं टोटल 2, टोटल बनते हैं 2। उसके बाद में एक आता है आपका जो भी नया आया है शब्द, वो है विशिष्ट व्यंजन। क्या आएगा? विशिष्ट व्यंजन। ध्यान रहे विशिष्ट व्यंजन मराठी, मलयालम, हरियाणवी ऐसी कई भाषाएं हैं जिसमें इसका मतलब कि सामान्य तौर पर प्रयोग होता है। इस कारण इस विशिष्ट व्यंजन को हिंदी में, हिंदी की जो मानक आदर्श जो वर्णमाला है उसमें भी इसको स्थान दिया गया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा उनकी समिति ने उनकी एक समिति ने जो है वो घोषित किया कि ये हिंदी मानक वर्णमाला का में भी इसको स्थान दिया जाए, और अभी घोषित हो चुका है, संपन्न हो चुका है पूरी तरह से। और इस तरह से 52 की जगह 53 वर्ण जो है वो मानक हिंदी वर्णमाला में बनते हैं। अब देखिए इस तरह से ये हमारे पास में कुल 52 वर्ण बनते हैं, जिसमें अपन इसको देख लेते हैं, कोई ना बचा हो सामने ही आपके जो भी होगा। 2 और बचते हैं जिसमें है द और ध, इसे अपन कहते हैं उत्सिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं? उत्सिप्त व्यंजन। अब देखते हैं अपन, सबसे पहले स्वर हो गए 11, उसके बाद हो गए 25 स्पर्श व्यंजन, फिर होते हैं ऊष्म व्यंजन 4,
फिर होते हैं अंतस्थ व्यंजन 4, फिर होते हैं सिक्ताक्षर 4, फिर उत्सिप व्यंजन 2 और 2 अनुस्वार और विसर्ग और 1 विशिष्ट व्यंजन। अब देखिए 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, 3 और 2, इस तरह से आपके 53 जो है वो वर्ण बनकर सामने आते हैं। यह है आपकी हिंदी मानक वर्णमाला, एक आदर्श हिंदी वर्णमाला जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा इस एक विशिष्ट व्यंजन के साथ टोटल कुल मिलाकर ये 53 वर्ण है जो आपकी हिंदी भाषा की वर्णमाला में समाहित है। इसे आप अच्छे से पढ़ लें, देख लें और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आशा है आपको ये हिंदी मानक वर्णमाला अच्छे से समझ आई होगी। प्रयास करें इसे समझने का, बार बार बिना देखे कहां कौन सा वर्ड है, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, उत्तम व्यंजन कौन से हैं, स्वर व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, पंचमाक्षर, इन सब की ध्वनियां उच्चारण भी आपको ध्यान में होना चाहिए। संयुक्ताक्षर कौन कौन से वर्ण से मिलकर बने हैं इसका भी आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। यहां से कृष्ण बहुत उठते हैं, स्र, ज, त्र, श्र, तो ये एक बेसिक है। वैसे आपके पाठ्यक्रम का ये पार्ट नहीं है, लेकिन कम से कम वर्ण विचार के बारे में अपन को सामान्य जानकारी होनी ही चाहिए। ये हिंदी मानक वर्णमाला अपने जहन में रखे। हमें हमारी हिंदी भाषा, हम हिंदुस्तान के वासी हैं और हिंदुस्तान में रहते हुए कम से कम हमारे जो 53 जो आदर्श हिंदी मानक वर्णमाला है उसमें कौन कौन से वर्ण हैं, कौन कौन से वर्ण है, उसका हमें ध्यान होना चाहिए। लीजिए मित्रों, इसी के साथ विदेशज शब्द और उसके तत्पश्चात हमने बात की वर्ण विचार की। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और फिर इसी के साथ हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं। आज बोर्ड द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसमें एक नया बिंदु जो संधि को, जैसे कि आपके थंबनेल के हिसाब से आपने देखा होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं, इस प्रकरण को की शुरुआत करने जा रहे हैं संधि, जिसे अपन बड़े ही अच्छे दृष्टिकोण से बात करने का प्रयास करेंगे। लीजिए मित्रों, ये है आपके सामने संधि। बड़ा ही, वैसे तो संधि को लेकर लोगों में बड़ी ही भ्रांतियां रहती है कि संधि बड़ा ही डिफिकल्ट जो है बिंदु है, लेकिन मित्रों अगर इसे ध्यान से नियमानुसार अगर पढ़ा जाए तो इसका आनंद अच्छा रहेगा। मैंने आपको एक बात की थी सबसे पहले कि भाषा की मजबूती में आपको शब्दकोश अच्छा होना चाहिए, तो ये सब शब्दों का ही खेल है और शब्दों के माध्यम से ही आप संधि को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। किस तरह से शब्दों की जरूरत पड़ेगी, कौन सा शब्द कितना अच्छा है, जितनी आप शब्दों से आपका परिचय बढ़ेगा उतना ही आप संधि को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। किस शब्द का क्या अर्थ है, मूल रूप से कौन सा शब्द निकल कर सामने आ रहा है, इनकी विशेष बातें आपको पता होनी चाहिए, इसके विशेष नियम पता होना चाहिए। आज सिर्फ और सिर्फ संधि से परिचय करेंगे कि वाकई में हम संधि में क्या पढ़ते हैं और क्या हमें पढ़ना चाहिए, कहां से इसकी शुरुआत है और इसके भेद कितने हैं। आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं हिंदी की परिभाषा, अपने संधि की परिभाषा से। देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ है योग अथवा मेल। ध्यान रहे, इस संधि का कई बार आपसे शाब्दिक अर्थ भी पूछ सकते हैं, योग या मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, योग या मेल, यहां भी प्रश्न बनता है। अर्थात दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही अपन क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए क्या कहा कि जब दो वर्णों या दो ध्वनियों के मिलने से बनने वाला विकार क्या कहलाएगा, संधि। हम इसे अभी कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से और पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। इसकी एक और परिभाषा, जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है।
दो वर्ण आसपास में आएंगे और उनके मिलने से जब कोई विकार, मतलब कि कोई ना कोई परिवर्तन, विकार का मीन्स ध्यान रखें, अगर किसी बच्चे को यह शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान रखें कि विकार का मीन्स होता है परिवर्तन। आप में से बहुत से लोग ये होंगे, उनको पता होगा कि विकार का मतलब परिवर्तन, लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि कक्षाएं हमेशा औसत बच्चों के अनुसार होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, कक्षाएं जितनी भी जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, कक्ष में जो अध्ययन होता है वो हमेशा औसतन बच्चे के हिसाब से होता है, न तो टॉप लेवल पर चलने वाले या बहुत ही उच्च श्रेणी का कोई बालक है, बड़ी अच्छी बुद्धि लब्धि रखता है, न तो उसके हिसाब से टीचिंग होगी, और न ही बिल्कुल जो लो लेवल का बच्चा है, इसकी बुद्धि लब्धि बिल्कुल मतलब उसको सामान्य जानकारी भी नहीं है, ऐसी स्थिति में भी उसके अनुसार भी जो है वो टीचिंग नहीं होती है, औसतन बच्चे के हिसाब से टीचिंग होती है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि इस कक्षा में एक सामान्य स्तर से लेकर, उच्च श्रेणी से लेकर और निम्न स्तर के बालक जितने भी हैं, उन सभी को यह कक्षाएं अच्छी लगे। तो ऐसे ऐसे वर्ड भी रहते हैं जहां पर बच्चे को कई बार समझ में नहीं भी आता है, तो अपन वहां से भी बात करते हुए निकलेंगे कि वो बच्चा भी इस कक्षा में अच्छे से उस परिभाषा और शब्दों के मीनिंग्स को समझ पाए। विकार मीन्स परिवर्तन। जब दो शब्द आपस में मिलेंगे तो उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, और उसे अपन क्या कहते हैं, विकार उत्पन्न होना। मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है, और ये जो विकार के साथ में जो मेल बनता है वो क्या कहलाता है, अपने आप में संधि कहलाता है। यही अपने आप में संधि है। संधि का जन्म कब होगा, जब दो वर्ण या दो ध्वनियां आपस में मिलती हैं और उनके मिलने से कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार मीन्स परिवर्तन हो जाता है, और उसी के साथ में संधि का जन्म होता है। इस स्लाइड को आप लोग एक बार देख लें अच्छे से, और फिर कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको और पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। आशा है आपको ये उचित तरीके से समझ में आया होगा। अपन बात करते हैं आगे। कामता प्रसाद गुरु एक शास्त्रीय विद्वान है, उन्होंने भी इसकी परिभाषा रखी है कि दो निर्देशित अक्षरों के आसपास, निर्देशित जिसको स्ट्रक्ट किया जाए, आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। वही बात, जब कोई निर्देशित दो शब्द है, जब वो पास पास में आ जाए और उनके आसपास आने से कुछ न्यू, कुछ नया हो, विकार हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो वहां पर संधि बनेगी, उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, अब अपन बात करते हैं संधि विच्छेद की। देखिए, संधि का तो मीन्स आपको समझ में आ गया, लेकिन अब संधि विच्छेद भी तो अपने आप में है, तो उसकी परिभाषा को अपन कुछ देर पश्चात पढ़ते हैं। पहले अपन पढ़ते हैं संधि, संधि क्या है, और इस संधि के कंसेप्ट को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए संधि, मेल या योग। अब देखिए, जैसे एक शब्द है मेरे पास महा और फिर इश। अब ये दो शब्द हैं यहां पर, इसमें ये शब्द जो अंतिम शब्द है वो है आ, प्लस इसका जो पहला अक्षर है वो है ई। इन दोनों से मिलकर बनता है ई। आ और ई मिलने से क्या बन जाएगा, ए। अब ये कैसे बनेगा वो भी अपन आगे एक कक्षाओं में पढ़ेंगे। सिर्फ एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जो पहले का अक्षर है उसका अंतिम वर्ण और जो बाद में मिलने वाला है उसका पहला अक्षर, दोनों ही मिलके किस तरह से विकार पैदा कर रहे हैं कि वो आ और ई मिला और ये ए बन गया।
अब यहां पर अपन बात करते हैं कि दोनों वर्णों के मिलने से विकार स्वरूप ए ध्वनि उत्पन्न तथा संधि का जन्म होता है। अब देखिए, जैसे ही इस पहले अक्षर का अंतिम वर्ण और जुड़ने वाले शब्द का पहला वर्ण मिला और उसी के साथ में ये परिवर्तन दिखाई दिया, अर्थात ये विकार ही अपने आप में क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब ये दोनों मिलके क्या बन गए? महेश। क्या बन गए? महेश। भगवान शिव बन गए, आशुतोष बन गए, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले आशुतोष बन गए, महेश बन गए। इस तरह से अपन देखते हैं कि महाइश और आ और ई बन के ए बन गया और महेश बन गया। तो इस तरह से ये जो विकार है ये अपने आप में संधि कहलाता है। इस तरह से अपन और आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके। लेकिन एग्जाम्पल पढ़ने से पहले अपन संधि विच्छेद की परिभाषा पढ़ेंगे। ये तो संधि थी कि संधि किसे कहते हैं, लेकिन अब मेल अपने विच्छेद क्या होगा? देखिए, संधि विच्छेद शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। ठीक है, कि भाई ध्वनि का परिवर्तन हुआ और परिवर्तन करने से कुछ नया शब्द बन के सामने आया, उसे अपन क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। फिर परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तर पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है। भाई एक तो था महा, एक शब्द था इश, इन दोनों ही शब्द के मिलने से दोनों ही शब्द में एक नया रूप परिवर्तन करके आया, वो शब्द था महेश। अब ये महेश शब्द बन गया। तो कहते हैं कि लेखन स्तर पर भी उसमें कोई ना कोई तब्दीली हुई है, कोई ना कोई वहां पर परिवर्तन जरूर हुआ है। तो लेखन दोनों स्तर पर अपने मूल रूप में भिन्नता जाती है, अतः उन शब्दों का पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। और अब जैसे ही महेश शब्द को अपन तोड़ेंगे, जैसे कि एक शब्द आ गया आपके सामने विद्यालय। अब जब इस शब्द को अपन तोड़ते हैं, विद्या और विद्यालय, लेकिन इस तोड़े हुए शब्द को अपन वापस विद्यालय में ले आते हैं या विद्या और आल्य कर देते हैं, तो वो अपने आप में क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। और पुनः मूल रूप में ले आना वो क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। इस तरह से हम इसे और भी उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने बात की यहां पर कुछ दो एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि है विद्यालय है, और उसके बाद में बात की अपने महेश की बात कर ली। फिर बात करते हैं जैसे गणेश, गण धन इश, ये बन गया गणेश। अब इसमें देखिए ये दोनों ही वर्ड अलग अलग है और इन दोनों को पुनः उसी उच्चारण में ले आना वो अपने आप में संधि विच्छेद कहलाएगा। इस तरह से ये एक सामान्य सी बातें हैं कि अपन किस तरह से संधि को क्या कहेंगे और विच्छेद को क्या कहेंगे। ध्यान रखें मित्रों, इसी तरह पे इस संधि के 3 भाग हैं, संधि के 3 भेद हैं, जिसमें पहला स्वर संधि और दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। इन स्वर संधि के जो भी 5 टाइप है उसे अपन पढ़ेंगे। फिर व्यंजन संधि के कुछ नियम है, 5-6 नियम है या अच्छे जो भी बेस्ट नियम है जो आपके परीक्षा उपयोग ले सकते हैं, उन नियमों के अध्ययन और एग्जाम्पलों के माध्यम से इस व्यंजन संधि को पुष्ट करने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करते हैं। और फिर विसर्ग के भी कुछ नियम है, उन विसर्गों के माध्यम से हम अच्छे एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विसर्ग संधि को भी पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो आज के साथ हमने इस संधि प्रकरण की शुरुआत की और इस क्लास को यहीं खत्म करते हुए हम कल संधि प्रकरण में
जो संधि के भेद हैं, जिसमें स्वर संधि के जो टाइप्स हैं, उनको एक एक करके भिन्न उदाहरणों के माध्यम से पोस्ट करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आशा है, उम्मीद है कि आज की कक्षा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मित्रों, जो मैंने देशज विदेशज शब्द जितने भी टाइप्स के बताए, उनको बार बार प्रयास करें उनको समझने का, उनको लिखकर अपने जहन में उतारने का प्रयास करें। जरूर ही वो आपके लिए परीक्षा उपयोगी बनेंगे। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं संपन्न करते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।